नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण के हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख कोविड टीके लगाए गए। ओडिशा में कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 10 जिलों में कल से रात का कर्फ्यू लागू होगा। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमले पर दुख व्यक्त किया। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक चरण में विधानसभा चुनाव प्रचार और असम तथा पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। विश्व भर में ईस्टर का पर्व मनाया जा रहा है और मायामी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात इटली के यानिक सिनर का मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकस से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल सहित सभी उच्च अधिकारी उपस्थित थे। देश में अब तक कोविड के करीब 7 करोड़ 60 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में केवल 78 दिन में 7.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। कल 27,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर शुरू किया गया था। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को और 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले और 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। इस महीने की 1 तारीख से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाना शुरू हुआ। 1 अप्रैल से अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। 8 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों का प्रतिशत घटकर 93.14% हो गया है। पिछले 24 घंटों में देश में 60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 93,249 नए रोगियों का पता चला। 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में रोजाना नए रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और करीब 80% नए रोगी इन्हीं राज्यों से हैं। इस समय करीब 6,91,000 लोग संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 513 रोगियों की कोरोना से मृत्यु हुई और अब तक मरने वालों की संख्या 1,64,623 हो गई है। देश में कल 11,66,000 से ज्यादा कोविड जांच की गई। अब तक 24 करोड़ 81 लाख जांच हो चुकी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर तरह की सावधानी का पालन करने को कहा है। उन्होंने लोगों से जल्दी ही कोरोना का टीका लगवाने की भी अपील की। आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड के टीके की दूसरी खुराक लगवाने के बाद श्री नायडू ने ये बात कही। कोविड टीकाकरण में महाराष्ट्र ने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कल राज्य में 4,62,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में 73,54,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। महाराष्ट्र देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। ओडिशा में कोविड संक्रमण के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर कल से 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे तथा लोगों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,800 से अधिक नए मरीज सामने आए। राज्य में अब तक कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,69,275 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी भोपाल में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 51 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 20,369 सक्रिय मामले हैं। पिछले 7 दिनों की औसत कोविड पॉजिटिविटी दर 10.1% है। राज्य में संक्रमण से कल 15 रोगियों की मृत्यु हुई है। संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा 4,029 हो गया है। इंदौर में सबसे अधिक 708 नए मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 502 मामले दर्ज किए गए हैं। जबलपुर और ग्वालियर में भी 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस बीच इंदौर जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड उपचार के लिए 10,000 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि निजी अस्पताल कोरोना उपचार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही इलाज करें। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। प्रदेश में अब तक 3,52,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है, जो कि देश में किसी भी राज्य में की गई जांचों की सबसे ज्यादा संख्या है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि कुल 1,66,110 कोरोना जांचें एक दिन में की गई। कोविड सर्विलांस के तहत अब तक 15,37,00,000 से अधिक लोगों से संपर्क किया गया और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की गई। श्री प्रसाद ने बताया पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,290 नए मामलों का पता चला और इस समय राज्य में कोरोना के 16,496 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 53,67,043 लोगों को कोरोना टीका की पहली खुराक और 10,61,184 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। अब तक कुल 64,28,227 टीके लगाए गए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। झारखंड में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और नियंत्रण क्षेत्र बनाने को कहा है। एक रिपोर्ट। प्रतिदिन कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ने के बाद झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के फैलने की स्थिति बदतर हो रही है। अकेले रांची जिले में राज्य के आधे सक्रिय मामले इलाजरत हैं। वर्तमान में 2,622 सक्रिय मामलों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। रांची के 2 आवासीय विद्यालय के 26 शिक्षक और छात्र भी कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों के जिला अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। नियमित आधार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है। रांची में मेकॉन कॉलोनी सहित 6 आवासीय कॉलोनियों को सील करके कोविड कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मास्क के बिना प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी प्रवेश बिंदुओं पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों में मेडिकल टीम कोविड-19 का परीक्षण कर रही है। राज्य में रिकवरी दर गिरकर 95.46% हो गई है। इस बीच राज्य के पुलिस विभाग ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के प्रसार के बीच खुद का टीकाकरण अवश्य करवाएं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सार्वजनिक वाहन अपनी आधी क्षमता के साथ चलेंगे। स्कूल और कॉलेज पूर्व निर्धारित सभी परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के तहत ले सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या निजी किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। यह अप्रैल के अंत तक प्रभावी रहेगा। हालांकि शादी और श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन इन आयोजनों में लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। श्राद्ध कर्म कार्यक्रम में जहां 50 लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई है, वहीं शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 250 होगी। सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 15 अप्रैल तक सार्वजनिक परिवहन में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। तेलंगाना में कल कोविड के 1,321 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 293 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.91% है। इस समय तेलंगाना में करीब 8,000 रोगी हैं। इस बीच कोविड से 5 और लोगों की मौत होने से राज्य में मरने वालों की संख्या
1717 हो गई है। राज्य में कल कोविड के 45,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 14,38,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक की कक्षाएं 18 अप्रैल तक, जबकि 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं एक सप्ताह के लिए बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा सामाजिक और परंपरागत रीति रिवाजों के समारोह में केवल 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 501 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर जिलों के सीमावर्ती इलाके जगरगुंडा में माओवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। एक जवान अभी तक लापता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घात लगाकर किए गए इस हमले में 25 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के शहीद जवानों के शव आज तलाशी अभियान के दौरान सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा गांव के पास से बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे अतिरिक्त बल द्वारा सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित टर्रेम इलाके में आज सुबह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 2 शहीद जवानों के शव कल शाम को ही घटनास्थल से बरामद कर लिए गए थे। माओवादियों ने यह हमला कल दोपहर उस समय किया था जब सुरक्षा बलों का एक संयुक्त दल अभियान के बाद बीजापुर लौट रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जवानों ने पूरी बहादुरी के साथ माओवादियों के हमले का सामना किया। इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के भी मारे जाने की संभावना है। मुठभेड़ स्थल से एक महिला माओवादी सहित 2 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह को हालात का जायजा लेने के लिए तुरंत घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने खुफिया सूचना मिलने पर कल बडगांव जिले के शनिपोरा खान साहब गांव के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकी गुट लश्कर तैयबा की आपत्तिजनक सामग्री और हथियार तथा गोला बारूद बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार को होगा। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरल की मल्लापुरम संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी मंगलवार को मतदान होगा। असम में 3 और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता, तृणमूल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के स्टार प्रचारक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सुशासन, विकास, युवाओं और गरीबों को रोजगार प्रदान करना मुख्य चुनावी मुद्दा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि जनता ने भ्रष्टाचार से तंग आकर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ की आज खानाकुल, श्रीरामपुर, चंदन नगर और आमता में जनसभाएं निर्धारित हैं। इधर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु राय ने कोलकाता में कहा कि भाजपा द्वारा सोनार बांग्ला का दावा एक
छलावा है। उन्होंने कहा कि केवल टीएमसी ही बंगाल के लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता चुनाव प्रचार से गायब हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ही मुख्य रूप से प्रचार की कमान संभाल रखी है। पानीहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा और तृणमूल दोनों दलों के विकास के दावे खोखले हैं। वामपंथी दलों के छात्र संगठन और अन्य सहयोगी इकाइयों द्वारा सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। असम में सभी प्रमुख राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के अंतिम प्रयासों में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा रैलियां कर रहे हैं। असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लोरिन ज्योति गोगोई, एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा तथा सांसद गौरव गोगोई सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, भाजपा के मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और चंद्रमोहन पटवारी, असम गण परिषद के नेता और मंत्री फणिभूषण चौधरी इस दौर में मैदान में है। बीपीएफ के दो मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा और चंदन ब्रह्मा और असम जातीय परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष पविंद्र डेका भी इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले और दूसरे चरण की तरह इस चरण में भी स्टार प्रचारकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक शामिल है। आज एनडीए हिमंत बिस्व शर्मा की जालुकबारी सीट पर अपने अभियान का समापन करेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तक हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट के नेता भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अंतिम प्रयास करेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु में सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार के दौरान अपने अपने घोषणा पत्रों के बारे में लोगों को भरोसा दिला रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। उड़न दस्ते पूरे राज्य में मतदाताओं को रिश्वत के तौर पर वितरित किए जाने के लिए रखे धन, उपहारों और सोने का पता लगाकर उसे जब्त करने के काम में लगे हुए हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं। डीएमके पार्टी के कार्यकाल के बारे में 4 विभिन्न समाचार पत्रों में 4 पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। डीएमके पार्टी नेता एमके स्टालिन ने इसके लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि विरोधी दल को चुनाव में हारने का डर सताने लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पूरे राज्य में चुनाव और कानून व्यवस्था अधिकारियों द्वारा मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। अर्धसैनिक और पुलिस बल को अपने अपने निर्धारित स्थानों के लिए प्रस्थान करते देखा जा सकता है। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी संभावित मामलों और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम पर हैं जहां ये चिंता का कारण है। चुनाव में शामिल नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मी को अनदेखा किया। चुनावी हलचल के अलावा ज्यादातर बाहरी कोई अन्य गतिविधि नहीं देखी जा सकती है। जॉय के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए चेन्नई से मैं दीक्षा सक्सेना। केरल में तीनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधन पूरे जोर शोर से प्रचार अभियान में लगे हैं। एक रिपोर्ट। प्रचार के अंतिम घंटों में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के राष्ट्रीय नेता तेजी से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एलडीएफ के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन राज्य में कई स्थानों पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। राज्य में परसों मतदान को देखते हुए सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। कोविड महामारी के कारण जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए पूरे राज्य में सभी मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं। पूरे राज्य में केंद्रीय बलों सहित 60,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में धारा 144 और चुनाव विभाग द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंधों के बावजूद उम्मीदवार घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गर्मी के कारण उम्मीदवार सुबह और शाम में ही प्रचार कर पा रहे हैं। एक रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के कार्य में बाधा डाल रही थी। फिर भी पार्टी ने सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। भाजपा पैर जमाने की कोशिश में लोगों से हर तरह के विकास का वायदा करते हुए वोट मांग रही है। पिछली बार भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एनआर कांग्रेस से हाथ मिलाया है। उसका सामना मुख्य रूप से एआईएडीएमके पार्टी से है। भाजपा के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2 बार
आ चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा, निर्मला सीतारामन, गिरिराज सिंह, अर्जुन राम मेघवाल जैसे स्टार प्रचारक भी लोगों को संबोधित कर चुके हैं। दूसरी ओर डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर वोट देने की अपील की है। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का नेटवर्क संचालित कर रही है। नई दिल्ली में भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि कई टीवी चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ऑडियो टेप से भ्रष्टाचार के संगठित नेटवर्क का पता चलता है। उन्होंने कहा कि ये संयोजित सिंडिकेट ममता बनर्जी सरकार के राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है। श्री भाटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के इस सिंडिकेट को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ने शारदा चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष, शताब्दी राय और देवजानी मुखर्जी की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। निदेशालय ने कहा कि इन संपत्तियों की जब्ती के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी आदेश जारी किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण के हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख कोविड टीके लगाए गए। ओडिशा में कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 10 जिलों में कल से रात का कर्फ्यू लागू होगा। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमले पर दुख व्यक्त किया। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में एक चरण के विधानसभा चुनाव प्रचार और असम तथा पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। विश्व भर में ईस्टर मनाया जा रहा है और मायामी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात इटली के यानिक सिनर का मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकस से होगा। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्ष में 25,586 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। इस राशि को 1,14,000 से अधिक खातों में जमा कराया गया। आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 को ये योजना शुरू की गई थी। योजना का वर्ष 2025 तक के लिए विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत लोगों को बैंकों की शाखाओं से ऋण दिया जाता है, जिससे उन्हें अपना उद्यम लगाने में सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह झाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने गुजरात और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें सामुदायिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में जंगल में लगी आग के बारे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों को तैनात करने और जंगल की आग पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड सरकार को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के डेलिना में 118 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत के 17 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि नई परियोजनाओं का उद्घाटन इस क्षेत्र में बेहतर बिजली वितरण और कारगर पारेषण प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक और कदम है। श्री सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल रेड, ब्लू और येलो लाइन पर 6 डिब्बों वाली गाड़ियों की जगह अब केवल 8 डिब्बों वाली गाड़ियां चलाएगी। मेट्रो ने इसके लिए रेलगाड़ियों के बेड़े में 120 नए डिब्बे शामिल किए हैं। यह प्रक्रिया इस साल के आखिर तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो की इन 3 प्रमुख लाइनों पर हर रोज 40 से 50% अधिक लोग यात्रा कर सकेंगे। ईस्टर का पर्व आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे के गुण को अपनाएं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा गांधी ने 1930 की ऐतिहासिक दांडी मार्च के दौरान 3 अप्रैल की सुबह वंश से धामण के लिए प्रस्थान किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बापू के पदचिन्हों पर चलते हुए पदयात्री आज धामण पहुंचे। दांडी पदयात्रियों का हर मोड़ पर हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। 3 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी धामण के लिए सुबह निकले थे। दांडी यात्री उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। माहौल में गजब का उत्साह है। फूलों से सजाए गए पथ है। गांधी जी और भारत माता के वेश में बच्चे बच्चियां भी यात्रा में शामिल है। महिलाएं स्वागत में तैयार खड़ी फूलों की बारिश कर रही है। धामण में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पदयात्रियों के साथ जुड़े और महात्मा गांधी के बनाए मार्ग पर नवसारी तक की यात्रा की। श्री तमांग ने इस यात्रा को अपने जीवन की ऐतिहासिक यात्रा बताया और कहा कि पूज्य बापू के नक्शे कदम पर ये देश आगे बढ़ रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ सिक्किम राज्य के 6 मंत्री, 11 विधायक और 1 सांसद के अलावा 45 छात्र भी यात्रा के साथ जुड़े थे। स्कूली बच्चे सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर फूलों की बारिश कर रहे थे। बच्चे ड्रम बजा रहे थे और झूम रहे थे। देर शाम तक गांधी जी के बताए पथ से आगे बढ़ते हुए दांडी मार्च के पदयात्री नवसारी जिले के विजलपुर मटवाड़ गांव तक की यात्रा पूरी कर चुके थे। नवसारी में अशोक पटेल के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मायामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकस से होगा। इससे पहले कल विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने कनाडा की बियांका आंद्रेस्क्यू को हराया। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 40 जाने माने लोगों पर सविनय अवज्ञा और देश में शांति और स्थिरता भंग करने का आरोप लगाया है। आरोपियों में सोशल मीडिया से जुड़े लोग, गायक और मॉडल भी शामिल हैं। 20 आरोपित लोगों की पहली सूची शुक्रवार को और 20 लोगों की दूसरी सूची कल जारी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आज ईस्टर एग स्ट्राइक शुरू कर दी। ईस्टर को आशा और नवजीवन का प्रतीक बताते हुए इन लोगों ने नारे पेंट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं, जिनमें लिखा है, कभी हार नहीं मानेंगे, हमें जीतना होगा, म्यांमार को बचाओ, सीटीएम। म्यांमार में आंग सान सूची की असैनिक सरकार का तख्ता पलटने के बाद 60 दिन से भी ज्यादा हो जाने के बावजूद वहां विरोध प्रदर्शन जारी है। 1 फरवरी को ही वहां नवनिर्वाचित संसद की पहली बैठक होनी थी। इस बीच विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 557 से ज्यादा हो गई है और वहां 2658 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में गर्म हवाओं के साथ अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में दोपहर बाद बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण के हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। देश में अब तक लगभग 7 करोड़ 60 लाख कोविड टीके लगाए गए। ओडिशा में कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 10 जिलों में कल से रात का कर्फ्यू लागू होगा। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमले पर दुख व्यक्त किया। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में 1 चरण के विधानसभा चुनाव प्रचार और असम तथा पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त होगा। विश्व भर में ईस्टर मनाया जा रहा है
और मायामी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज रात इटली के यानिक सिनर का मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।